गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आदित्य एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था प्रेजेंट टेंस के पहले पार्ट के बारे में, सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा और काफ़ी आपने उससे कुछ सीखा होगा। अब बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की, यानी कि प्रेजेंट टेंस के दूसरे पार्ट की। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो होता है, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है इज एंड आर। हेल्पिंग वर्ब क्या है, अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, इज एंड आर। अब इसकी पहचान क्या होती है कि आपको कैसे पता चलेगा टेंस को देखकर कि ये किस टेंस का पार्ट है। इसकी पहचान होती है कि हिंदी के जो वाक्य होते हैं उन वाक्यों के अंत में रहा है आता है, रही है आता है और रहे हैं आता है। इसके अलावा रहा हूँ और रही हूँ इत्यादि शब्द आते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात आपके लिए ये है कि आपको ये याद रखना है कि इस टेंस के जो वाक्यों के अंत में रहा रही आता है वहाँ पर समय नहीं होता है बिल्कुल भी, यानी कि अनिश्चित समय होता है, जैसे कि वह खाना खा रहा है। अब इस टेंस में ये जो सेंटेंस है इसमें आपको कहीं पे पता नहीं चल रहा है कि वह खाना खा रहा है तो कब से खा रहा है, खा चुका है या खा चुका होगा। केवल इस चीज़ का बोध हो रहा है कि जो क्रिया है वो चल रही है, समय का निश्चय नहीं है। अब ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा इसका प्रयोग होता है। आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होता है और वी, यू, दे और प्लूरल नाउन यानी कि बहुवचन संख्या के साथ आर का प्रयोग होता है। इस प्रकार से आपको इस चीज़ को समझना होगा अच्छी तरह से कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन से हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है, क्योंकि अक्सर बच्चे प्रॉब्लम में फंस जाते हैं और आईएनजी को ज़्यादा ही यूज़ करने लग जाते हैं। तो आपको अच्छी तरह से इस चीज़ को समझना है यहाँ पर कि सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी। इसके अलावा आप देखिएगा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ हमेशा आईएनजी का प्रयोग होता है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब होगी इसकी इज, एम, आर और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग होता है। अब आप ये देखिए कि आईएनजी जो लगाते हैं तो उसके लिए भी कुछ नियम्स हैं। मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से आपको आईएनजी लगानी है और आप इनको अच्छी तरह से उतार लीजिएगा। तो ये आईएनजी लगाने के नियम आपके सामने लिख दिए मैंने। अब आपको देखना है कि आईएनजी कैसे लगाते हैं। समझिएगा कि यदि किसी शब्द के अंत में व्यंजन हो, व्यंजन ठीक है, तथा उससे पूर्व एक स्वर हो, स्वर कितना होना चाहिए, एक स्वर होना चाहिए, तो अंतिम व्यंजन डबल करके आईएनजी लगाते हैं। यानी कि आप अच्छी तरह से समझिएगा क्या लिखा हुआ है कि यदि किसी भी शब्द के अंत में एक व्यंजन हो, है ना, यानी कि व्यंजन होना चाहिए, व्यंजन से पूर्व एक स्वर होना चाहिए, दो नहीं, सिंगल। अगर एक स्वर होगा तो फिर क्या करेंगे, अंतिम वर्ड जो है यानी कि अंतिम अक्षर जो लेटर होगा उसको डबल करके हम आईएनजी लगाएंगे। जैसे आपके सामने देखिए स्विम लिखा हुआ है, SWIM, यहाँ पर एम लास्ट में क्या आ रहा है, व्यंजन आ रहा है। व्यंजन से पूर्व स्वर कितना है, आई, एक स्वर है, तो फिर क्या होगा, आईएनजी लगाते वक्त एम को डबल किया जाएगा, अंतिम व्यंजन को डबल करके फिर आईएनजी लगाते हैं। इस प्रकार से रन में भी होगा, RUN, उसमें भी एन से पहले यू स्वर है तो एन डबल होगा, आईएनजी लगेगा। नेक्स्ट देखिए इसका रूल्स, यदि किसी शब्द के अंत में IE हो, क्या होना चाहिए इस बार, अगर IE हो तो IE का क्या करेंगे, Y कर देते हैं और उसके पश्चात आईएनजी लगाते हैं। जैसे LIE, यहाँ पे IE आ रहा है, इसमें आईएनजी लगाएंगे तो क्या बनेगा, लाइन, IE का किया हमने Y और उसमें लगाया आईएनजी। उसी प्रकार से डाई है, डाई में भी क्या आ रहा है, लास्ट में IE आ रहा है तो IE का क्या किया जाएगा, Y और उसमें क्या किया जाएगा, आईएनजी। इस प्रकार से आपको ये नियम याद होना जरूरी है ताकि आपको ये बोध हो कि कहाँ पर आईएनजी लगेगा तो कहाँ पर शब्द डबल होगा, कहाँ पर उसमें कुछ चेंजेज होगा। गाइस, तो इसका थर्ड नियम है आईएनजी लगाने का कि यदि किसी शब्द के अंत में ई हो, इसको स्पेशली ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि बच्चे यहाँ पर बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। यानी कि किसी शब्द के अंत में ई हो
तो ING लगाते समय ई को हटा दिया जाता है। ई को हटा दिया जाता है, तो हटाने के बाद क्या किया जाता है, फिर ING लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे उसका उदाहरण देखेंगे। जैसे राइट शब्द है WRITE, लास्ट में क्या आ रहा है, ई आ रहा है। जब हम ING लगाएंगे तो ई को हटाया जाएगा और क्या लगाया जाएगा, ING। अक्सर इस चीज़ को ज़्यादातर देखा जाता है कि बच्चे राइटिंग शब्द लिखते वक्त डबल टी कर देते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि होता क्या है कि राइट की जो थर्ड फॉर्म होती है वो रिटर्न होती है और रिटर्न में डबल टी आता है। तो या तो ये कंफ्यूजन उनके माइंड में सेट होता है कि वहाँ पे डबल टी आता है तो यहाँ पे भी डबल टी होगा। इसलिए आपको विशेष रूप से रूल्स ये याद रखना है कि यदि ई आता है किसी भी शब्द के अंत में, फॉर एग्जाम्पल जैसे राइट है एंड कम है, तो कम में भी ई आ रहा है, राइट में भी ई आ रहा है, तो ये ING लगाते वक्त अंतिम जो लेटर है यानी ई, इसको हटा दिया जाता है, उसके बाद ING लगा दिया जाता है। तो आशा करता हूँ इस चीज़ आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी और इससे रिलेटेड आप दोबारा कोई गलती नहीं करोगे। और बाकी जितने भी शब्द हैं, लेटर्स हैं, जितने भी शब्द हैं, उनमें नॉर्मली केवल ING लगेगा। जैसे देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे हम शब्द देखते हैं, जैसे स्पीक है SPEAK, स्पीक में अगर ING लगाना है तो सिंपली इसमें केवल ING लगेगा। अब यहाँ पे देखिए, मैंने आपको 3 रूल्स बताए हैं। फर्स्ट रूल से कि यदि किसी शब्द के अंत में व्यंजन आए और व्यंजन से पूर्व एक स्वर हो तो क्या होगा कि अंतिम जो व्यंजन है उसको डबल करके ING लगा दिया जाएगा। एंड सेकंड रूल्स आपको बताया था कि यदि किसी शब्द के अंत में I या E हो तो IE को हटाकर IE का Y करके और फिर क्या लगाया जाएगा, ING लगाया जाएगा। मैंने थर्ड रूल आपको बताया है कि यदि किसी शब्द के अंत में E हो और तो E को हटा के ING लगाया जाता है सिंपली, जैसे राइट में और कम में। इसके अलावा बाकी जितने भी शब्द हैं उनमें सिंपल केवल ING लगाया जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये जो ING लगाने के नियम आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे और आ गए होंगे। आप इनको अच्छी तरह से वैसे लिख लेना ताकि आपको ये लाइफ टाइम के लिए याद भी रहे। इसके बाद इससे रिलेटेड आप कोई गलती ना करें। वह बाजार जा रही है, वह बाजार जा रही है। मैंने आपको सेंटेंस में जब टेंस के बारे में बताया था तब बताया था इसकी पहचान क्या है कि वाक्य के अंत में क्या आएगा, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ और रही हूँ, ये 2 भी आते हैं ना। यानी कि ये 5 जो पहचान सूचक शब्द हैं ये आएंगे, तो इससे आपको इस चीज़ का बोध हो जाएगा। जिस प्रकार से सिंपल प्रेजेंट टेंस का हमने पढ़ा था, वाक्य अंत में क्या आता है, ता है, पी है, पे, तो उससे पहचान हो जाती है कि वहाँ पे डू या डस का प्रयोग होगा। अब यहाँ पे पहचान क्या है कि रहा है, रही है। देखो समय का मैंने आपको पहले बताया है, इसमें समय नहीं होगा, इससे पहचान होगी कि आपको हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी यहाँ पे, वह बाजार जा रही है, वह रही है यानी कि शी। सबसे पहले फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ये आपका फर्स्ट है। शी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, इज आएगी, जैसा कि मैंने आपको बताया है। शी इज जाने को गो जा रही है यानी कि गो, तो गो में ING, गोइंग। इसके बाद देखिए ऑब्जेक्ट, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है। इसके बाद प्लेस, प्लेस है बाजार, तो बाजार को बोलते हैं मार्केट, और मार्केट से यानी हमेशा प्लेस से पहले, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि टू का प्रयोग किया जाता है प्लेस से पहले, तो टू मार्केट। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, मैं कहानी लिख रहा हूँ। मैं का मतलब आई, मैं को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, आई, और आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, एम। आई एम में कहानी है ना, लिख रहा हूँ, लिखने को बोलते हैं राइट। राइट में क्या होगा, आपको मैंने भी पिछले थोड़ी देर पहले ही बताया है कि राइट में WRITE होता है, तो ई को हटाया जाएगा, क्या लगाया जाएगा, ING। आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, कहानी, यानी कि ऑब्जेक्ट। और इस सेंटेंस में आपके पास टाइम नहीं है, इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दिया जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, वे विद्यालय जा रहे हैं। वे को वे,
अब दे के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? आर। दे आर, वे जा रहे हैं, जाने को बोलते हैं गो। दे आर गोइंग, अब वे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? प्लेस, विद्यालय। टू स्कूल। इस प्रकार से आप आगे के सेंटेंस भी बना सकते हैं। लिख लिख के ऐसे सेंटेंस बनाइए जिसके वाक्य के अंत में रहा है, रही आए, और आप ये सूत्र लगा के और सेंटेंस को अच्छी तरह से बना सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और बता सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का ये कोर्स यहाँ पे खत्म होता है। और वीडियो अगर पसंद आए तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।